तो बच्चे स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों एक ही रिलेटेड हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशन है वो जब केमिस्ट्री में हो जाता है तो थर्मोकेमिस्ट्री बन जाता है। तो हम आज थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। और जो ये किताब है ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आपको पढ़ाऊँगा पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो ये बेसिक लेक्चर होगा, इसको पढ़ने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक अलग अप्रोच आप फॉलो कर पाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो शुरू करते हैं, बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, आपके फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। शुरू करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स से सबसे पहले देखिए व्हाट साइड क्या क्या पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे 19.1 सेक्शन को, जिसमें है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। वी सी दैट चेंजेस दैट अकर इन नेचर हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टर, दे मूव स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शन बट नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? हम सीधा कोई मिला के इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो नेचर में हमारी रिएक्शंस होती हैं। अगर आप मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे हम इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है और ये प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, अगर ए से बी बनना स्पॉन्टेनियस है तो बी से ए बनना जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। तो अगर ए से बी बनना स्पॉन्टेनियस है तो बी से ए बनना नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो यानी स्पॉन्टेनियस होगा एक ही डायरेक्शन में। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे अभी आगे चलने वाले सेक्शंस में। फिर 19.2 पे हम देखेंगे एंट्रोपी एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? वी डिस्कस एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट इन एनी spontaneous process the entropy of the universe and system plus surroundings increases। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दोस्तों, हम यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने अभी पहले वाले सेक्शंस में इंथैल्पी के बारे में एक अच्छा खासा डिसीजन किया है ना, थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने आप लोग को इंथैल्पी के बारे में एक अच्छा खासा ओवरव्यू दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एंट्रोपी। किसके बारे में देखेंगे? एंट्रोपी, क्योंकि इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों मिलके ही डिसाइड करती हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों मिलके ही डिसाइड करते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो हम देखेंगे कि एंट्रोपी, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि एंट्रोपी जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है बच्चों। ये एक स्टेट फंक्शन होती है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होती है। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होती है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एंट्रोपी के ऊपर ही बेस्ड है। वो क्या कहता है कि कोई भी प्रोसेस है अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तो उसके लिए हमेशा एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी, यानी जो डेल्टा होगा किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें बहुत डिटेल तरीके से हम डिस्कशन करेंगे बच्चों कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है बच्चों, ठीक है। तो ये हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और शब्द समझेंगे। फिर 19.3 में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी का मतलब एंट्रोपी मॉलिक्यूलर लेवल पे समझेंगे कि एंट्रोपी कैसे क्या। जैसे आपको बता देता हूँ, एंट्रोपी ज़्यादा कुछ नहीं होती है, एंट्रोपी मॉलिक्यूलर रैंडमनेस होती है, किसी भी सिस्टम की मॉलिक्यूलर रैंडमनेस, ठीक है। या डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज़्यादा तो एंट्रोपी इतना ज़्यादा, सब सारे रिलेशंस देखेंगे एक साथ। तो ये एक बेसिक लेक्चर है, मैं वही बता रहा हूँ कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा लेक्चर है ये। तो मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। तो ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज एज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एट 0 केल्विन द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। तो ठीक है, हम ये सब देखेंगे। अभी आगे हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारी एंट्रोपी है, वो कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मॉलिक्यूलर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये है मॉलिक्यूलर रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मॉलिक्यूलर रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मॉलिक्यूलर रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मॉलिक्यूलर रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम, यही है आपकी एंट्रोपी दोस्तों, ठीक है। और हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी हम देखेंगे। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अभी मैं बहुत शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल हम इसी में पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है? इसका स्टेटमेंट कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि किस लॉ का है, कौन सा लॉ है, ये तो आप लोग याद रखिएगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि बच्चों जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है। क्या कहता है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पे है ना, एब्सोल्यूट जीरो ना, एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन होता है एग्जैक्टली। तो क्या कहता है? ये कहता है
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है बच्चों। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या है कि द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एट जीरो केल्विन द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। फिर हम पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस में, एंट्रोपी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस में हम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। यूजिंग टैबुलेटेड स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस फॉर सिस्टम्स अंडरगोइंग रिएक्शन। यस, using tabulated standard molar entropies we can calculate the standard entropy changes for system undergoing reaction। क्या मतलब इसका सब देखेंगे अभी हम। बहुत एक ओवरव्यू था, ठीक है बच्चों। तो अगर आप नीट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप जेई मेंस देना चाहते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जेई मेन वालों के लिए होगा हेल्पफुल, नीट वालों के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप बोर्ड 11th क्लास में हैं तो ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 19.5 में क्या पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी एक तरीके से इसको डेल्टा जी से दिखाते हैं, इसका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है या फ्री एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो वी इनकाउंटर इन होता थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी मेजर ऑफ हाउ फार रिमूव्ड अ सिस्टम इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम। द चेंज इन फ्री एनर्जी मेजर्स द maximum amount of useful work obtained from a process एंड टेल्स अस द डायरेक्शन इन विच अ केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चों, तो इसका अभी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए ए से बी के लिए एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है, और इसके लिए जो डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है इसके लिए, तो मतलब ये प्रोसेस कैसी है बच्चों, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है ए से बी फॉर्मेशन के लिए, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और मैं आपको बात बता दूँ, जिस तरह हमने देखा कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होता है, हमने देखा एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, उसी प्रकार से गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। ये सब के सब स्टेट फंक्शन ही हैं, यानी बच्चों ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं ना। ये सब ये केवल सिस्टम की करंट स्टेटस पे डिपेंड करते हैं। ये जो स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो सिस्टम के करंट पोजीशन, करंट स्टेटस क्या है सिस्टम का, उस पर डिपेंड करते हैं। वो करंट स्टेटस किस प्रकार से अचीव किया गया है सिस्टम का, वो करंट स्टेटस किस प्रकार से अचीव किया गया है, इस बात पर डिपेंड नहीं करते स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं कि आपने सिस्टम की उस कंडीशन को उस स्टेटस को किस प्रकार से मेंटेन किया, इससे कोई मतलब नहीं है स्टेट फंक्शन को, ठीक है। तो हम देखेंगे सब, और हम फिर पढ़ेंगे फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो ये क्या है सब समझ में आपको आ जाएगा। तो वी कंसिडर हाउ द रिलेशनशिप एमंग फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। तो ये जनरली आप इक्वेशन पढ़ेंगे, मैं पहले से आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आप इसको पढ़ेंगे। ये इक्वेशन है जिसको अभी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इक्वेशन कैसे आई और ये किस काम में आती है। अभी आपको ऐसे लिख दिया है, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे चीज लोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आप ये कर देंगे, ठीक है, यानी कि नॉट का साइन लगा देते हैं, ठीक। फिर हम 19 के अंदर पढ़ेंगे फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में क्या रिलेशन है, डेल्टा जी का के सी के साथ में क्या रिलेशन है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फाइनली वी कंसिडर हाउ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। सब बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो, समथिंग विच कैन फ्लो, है ना। तो फ्लो करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना बच्चों, तो सबको आप हटा सकते हैं, इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन मैं फिर भी इसकी रीडिंग लगा देता हूँ, शायद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, आपको समझा दूंगा ना। Two of the most important questions chemists ask when designing and using chemical reactions are how fast is the reaction and how far does it proceed. The first question is addressed by chemical kinetics, which we discussed in chapter 14. The second question involves the equilibrium constant, the focus of chapter 15. Let's briefly review how these concepts are related. In chapter 14, we learned that the rate of any chemical reaction is controlled largely by a factor related to energy, namely the activation energy of the reaction. In general, the lower the activation energy, the faster the reaction proceeds. In chapter 15, we saw that chemical equilibrium is reached when a given reaction and its reverse reaction occur at the same rate. Okay, because reaction rates are closely tied to energy, it is logical that equilibrium also depends in some way on energy. In this chapter, we explore the connection between energy and the extent of a reaction. Doing so requires a deeper look at chemical thermodynamics, the area of chemistry that deals with energy relationships. We first encountered thermodynamics in chapter 5, where we discussed the nature of energy, the first law of thermodynamics एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। तो बच्चों एक बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने
अगर हमें ये जानना कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर ए से मान लो बी बन रहा है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, तो अगर आपको ये जानना है कि कितना फास्ट ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, या रिएक्शन स्लो है या फास्ट है या मॉडरेट है, तो वो हमें पता लगता है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ने के बाद, है ना। हम लोग क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है अगर आपने पढ़ा है तो। केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है कि रिएक्शन की रेट क्या है ना, रिएक्शन कितना फास्ट है, कितना स्लो है, और कौन कौन से फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। यार है इक्वेशन, ये सब आपने पढ़ रखा है ना, वो ग्राफ इंटीग्रेटेड रेट लॉस के जो ग्राफ है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सब आपने पढ़ रखा है केमिकल काइनेटिक्स में। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर ए से बी बनना है तो कितना बी बनेगा और या कितना ए कंज्यूम होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये जब ये अगर ए से बी बन रहा है तो कितना बी बनेगा या कितना ए कंज्यूम होगा, ये सब हम क्वांटिटेटिव इसकी स्टडी इक्विलिब्रियम में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम में करते हैं ना, इक्विलिब्रियम में करते हैं, इक्विलिब्रियम जो भी कहना चाहें आप, तो इक्विलिब्रियम में करते हैं इसकी स्टडी हम लोग, कि ए से कितना बी बना या कितना ए कंज्यूम हुआ और कितना फास्ट रिएक्शन है, वो केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ते हैं। लेकिन रिएक्शन ए से बी बनेगा या नहीं, ए से बी बनेगा या नहीं, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी कि नहीं, ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्पॉन्टेनिटी, किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में, फिजिबिलिटी के बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। कहाँ, किसके बारे में पढ़ते हैं? स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी के बारे में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, किससे पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए एक्स से इसमें वाई बन रहा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे फिजिबल है या नहीं, ये हो सकती है या नहीं, ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये जितने भी इसके रिएक्शंस के ये वाले टर्म्स हैं, इनको हम थर्मोडायनामिक्स से डील करते हैं ना। रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में हम थर्मोडायनामिक्स से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। ठीक है, रिकॉल दैट द एंथैल्पी चेंज फॉर एनी सिस्टम इज द हीट ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स ड्यूरिंग अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था, फिर भी एक रिकैप करा देता हूँ। एंथैल्पी कुछ नहीं होती, कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी सिस्टम ने हीट लॉस्ट करी है या गेन करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए प्रेशर कॉन्स्टेंट है और सिस्टम ने 20 जूल एनर्जी दे दी सराउंडिंग को, तो सिस्टम ने एनर्जी लॉस करी है, यानी जो क्यू है वो नेगेटिव होगा, -20 जूल होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने एनर्जी दी है ना भाई साहब। तो चूँकि कांस्टेंट प्रेशर पे ये एनर्जी रिलीज हुई है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एंथैल्पी बोल सकते हैं। ये क्या है बच्चों? ये एंथैल्पी है। क्या है? ये एंथैल्पी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, एंथैल्पी और कुछ नहीं होता। एंथैल्पी इज हीट लॉस्ट और गेन्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम ने कितनी हीट एनर्जी लूज कर दी या कितनी एनर्जी गेन कर ली है, यही उसकी एंथैल्पी होती है। तो एक छोटा सा आइडिया आपको दे दिया। ये सब देखेंगे, हमने इक्वेशन में डिराइव करी थी बाकायदा, कि जो H होता है वो एक्चुअल में E या U कह सकते हैं आप इसको, इंटरनल एनर्जी को जो भी कहना चाहें, प्लस PV होता है ना। तो अगर किसी रिएक्शन में इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं डेल्टा के फॉर्म में, कि लिख सकते हैं ना, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। थोड़ी देर समझिए, अगर ये किसी ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये डेल्टा V 0 हो जाएगा, है ना। ये डेल्टा V 0 पर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों। मिस्टेक ये है कि मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ले आके समझा देता हूँ उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से, उसको भूल जाइए। तो अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए डेल्टा H बराबर क्या लिखते हैं? डेल्टा U माइनस P डेल्टा V। क्यों माइनस के ऊपर P डेल्टा V लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमने पढ़ा ऊपर अभी H बराबर Q प्लस W, लेकिन हमें पता है W बराबर माइनस P dV होता है ना, W बराबर माइनस P डेल्टा V होता है बच्चों ना। तो अगर कोई प्रोसेस, थोड़ी देर समझे, अगर कोई प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर हो, तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो अगर डेल्टा V इस केस में 0 हो गया तो क्या पूरा टर्म ये 0 नहीं हो जाएगा? ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो क्या डेल्टा H बराबर इस डेल्टा U के बराबर नहीं आ गया? और डेल्टा U के बराबर अगर आ गया है बच्चों, तो आप लोग एक बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ ध्यान से समझिए कि डेल्टा H बराबर U के आ गया, ठीक है। एक और आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं। डेल्टा H बराबर डेल्टा U माइनस P डेल्टा V होता है। और हम डेल्टा U को क्या लिखते हैं? डेल्टा U को हमने क्या लिखा है फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स में? डेल्टा U को लिखा है हमने, क्या लिखा है? Q और प्लस W लिखा था, W माइनस मतलब P माइनस P डेल्टा V, ये लिखा था ना बच्चों? ये तो लिखा था। तो डेल्टा से बराबर डेल्टा U माइनस P डेल्टा V। तो हमने डेल्टा U का क्या लिखा था फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स में? डेल्टा U बराबर Q प्लस W, तो Q प्लस W लिखा था, और माइनस एक P डेल्टा V हो जाएगा आपका पहले से ही। तो देखिए, अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ये कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास डेल्टा H बराबर क्या आता है? Q। तो ये Q आता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ये आपका रिलेशन आता है आपको अगर ध्यान हो तो, कि
कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट लॉस्ट करता है सिस्टम या गेन करता है वही एंथैल्पी होती है, और एंथैल्पी की स्टेट फंक्शन होती है, तो आप इजीली डेल्टा एच लिख सकते हैं, फाइनल माइनस एच इनिशियल, है ना। तो इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस हम करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, सब आपको मैंने बता दिया था केमिस्ट्री में। तो आगे देखते हैं। बैकग्राउंड साउंड आप लोग इग्नोर करिए बच्चों। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इन द स्ट्रेटेजी इन केमिस्ट्री बॉक्स इन सेक्शन 5.4 वी पॉइंटेड आउट दैट द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट गाइड एज टू whether the reaction is likely to proceed. Now we will see that reactions involve not only changes in enthalpy but also changes in entropy. Another important thermodynamic quantity है। ठीक है, अभी डिस्कशन करेंगे एंट्रोपी के ऊपर, बढ़िया डिटेल डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन ऑफ एंट्रोपी विल लीड अस टू द second law of thermodynamics, which provides insight into why physical and chemical changes tend to favor one direction over another. We drop a brick, for example, and it falls to the ground. We do not expect the brick to spontaneously rise from the ground to our outstretched hand. We light a candle and it burns down. We do not expect a half-consumed candle to regenerate itself spontaneously, even if we have captured all the gases produced when the candle burned. ठीक है, thermodynamics helps us understand the significance of this directional character of processes regardless of whether they are exothermic or endothermic, है ना। ठीक है, तो thermodynamics क्या होता है? Thermodynamics helps us understand the significance of this directional character of processes regardless of whether they are exothermic or endothermic। इसका क्या सेंस है बच्चों? तो आप लोगों को इतना तो आइडिया है, आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा पढ़ रखा होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में, तो आपको थोड़ा बड़ा तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का आइडिया होगा, अगर मुझे ऐसा लगता है, लेकिन नहीं है फिर भी समझ लीजिए। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई ऐसी प्रोसेस जिसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड हो। एक बार शुरू करने के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा एनर्जी दें, लेकिन वो बाद में खुद से ही स्वतः ही हो जाए ना बच्चों। तो उसको ट्रिगर करने के लिए थोड़ी एनर्जी भले आपको देनी पड़ जाए, पर बाद में वो खुद ही से कंटिन्यू करेगी ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने थोड़ी देर में मान लीजिए कोई एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो वो ड्रॉप कर जाएगा, आपको ड्रॉप करने में उसको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, आपको लगातार उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपने अगर छोड़ दिया ऊपर से, तो स्पॉन्टेनियसली खुद ही ड्रॉप कर जाएगा। तो मतलब ड्रॉप करना ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों। ये कैसे प्रोसेस है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पर अगर इसका जरा रिवर्स सोचो कि क्या सरफेस में गिरने के बाद ये स्टोन वापस ऊपर जा सकता है, तो आप खुद कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस क्या है बच्चों? ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हम लोग अभी देखेंगे बहुत डिटेल तरीके से कि एक ही डायरेक्शन में कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, दूसरी डायरेक्शन में वो नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों उठाती है, तो उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग आने वाले सेक्शंस में करेंगे आगे ना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ अभी। और जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो जो है वो एंट्रोपी के ऊपर पूरा बेस्ड है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा, वो एंट्रोपी के ऊपर पूरा बेस्ड है। मैं बच्चों चाहता हूँ आपसे कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मतलब जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको आप काफ़ी बढ़िया क्रम से अरेंज करते जाइए, आप लिखते जाइए। तो आइए आगे देखते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हमारा रियल में सेक्शन शुरू होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस, वेदर दैट प्रोसेस इज ब्रिक फॉलिंग, a candle burning, or an ice cube melting. Exactly, energy can be transferred between a system and the surroundings and can be converted from one form to another. ठीक है, but the total energy of the universe remains constant. Okay, we express this law mathematically as delta E बराबर Q plus W, where delta is the change in the internal energy of a system. Q is the heat absorbed or relieved by the system from or to the surroundings system, from or to the surroundings। ठीक है, and W is the work done on the system by the surroundings, or on the surroundings by the system। Okay, so remember that if Q is positive means that the system is absorbing heat from the surroundings, and W is positive means that the surroundings are doing work on the system। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक तो आपने पहले ही सब पढ़ रखी हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा ये बता रहा है, तो वहीं लॉ पर रिवाइज करा देता हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू था ना। तो हमें पता था कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हमें पता था कि हम किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते बच्चों ना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है बच्चों, वही आपकी इंटरनल एनर्जी। तो हमने देखा था कि प्रिसाइसली एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है।
तो आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल है, ऐसा मान सकते हैं आप। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को प्रिसाइजली हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी के सिस्टम की किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को हम फाइंड कर पाए बहुत मुश्किल काम है। तो हमने एक काम किया कि चलो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो ये डेल्टा यू या डेल्टा ई जो भी आप देखना चाहें आपकी मर्जी। तो डेल्टा यू आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जो कि बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू से। यहाँ पे क्यू आपकी क्या होती है, क्यू आपकी हीट है बच्चों, क्यू आपकी हीट है और डब्ल्यू आपका वर्क डन है। तो अगर क्यू पॉजिटिव हुआ, अगर क्यू पॉजिटिव हुई इसका मतलब कि सिस्टम हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर डब्ल्यू और पॉजिटिव हुआ, और अगर डब्ल्यू पॉजिटिव हुआ, डब्ल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि सिस्टम पे सराउंडिंग वर्क कर रहा है, सिस्टम पे सराउंडिंग वर्क कर रहा है ना, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, मतलब अगर वर्क पॉजिटिव है। और अगर क्यू नेगेटिव है तो क्यू नेगेटिव का मतलब क्या बच्चों कि सिस्टम जो है एनर्जी को लूज़ कर रहा है, सिस्टम हीट एनर्जी को लूज़ कर रहा है। और अगर डब्ल्यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या बच्चों, अगर डब्ल्यू आपका नेगेटिव है तो इसका ये मतलब है कि सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, जिसको एक्चुअली में एक्सपेंशन वर्क कहते हैं, और उसको आउटडोर वर्क को कंप्रेशन वर्क कहते हैं। हम लोग सबने देख चुके हैं सब चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना आप लोग के लिए, तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं सब। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं कहता रियल में, फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, इट ट्रांसफॉर्म ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं ना। तो अगर ये सब हम जानते हैं कि इस तरह एनर्जी कंजर्व रहती है। थोड़ी देर में एग्जाम्पल, तो आप मान लीजिए कि अगर सिस्टम ने 20 जूल एनर्जी लूज करी है तो सराउंडिंग ने 20 जूल गेन भी करी है, तो टोटल सम जो उनका है वो कॉन्स्टेंट है, वो उसमें कोई चेंज नहीं है ना। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है। अगर आप ई बराबर एम सी स्क्वायर अभी यहाँ पे ना लगाएं तो, क्योंकि फिर आप लॉ ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करने लगेंगे, जो कि फिर थोड़ा इसको इनवैलिडेट कर देता है ना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, क्योंकि अगर ज़्यादा इसका टाइम पीरियड हमने बढ़ा दिया तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों। थैंक यू।